वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉल बैक्स के बारे में कि कॉल बैक्स क्या होते हैं, कैसे उनका यूज किया जाता है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, क्यों कॉल बैक्स इंपॉर्टेंट है और क्या डिसएडवांटेज है कॉल बैक्स के। इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको इस चीज़ के बारे में अश्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो एंड तक देखा तो आपको कॉल बैक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने इस वीडियो में आपके लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी डेवलप किया है और समझाने की कोशिश की है कि इस तरह से डेटा फैचिंग के टाइम पे कॉल बैक्स यूज होते हैं। एरर हैंडलिंग के बारे में बताया है और कॉल बैक हेल्प के बारे में बताया है। तो एक एक करके मैंने उन सब चीज़ों को कवर अप किया है और सेट टाइम आउट फंक्शन के बारे में और से लेकर सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कॉल बैक क्लियर हो जाएंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कॉल बैक्स क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कॉल बैक बेसिकली है क्या, मतलब कि क्या काम आता है, क्यों काम आता है, इन सब चीज़ों के बारे में एक बार जानते हैं। देखो, मैं क्या करता हूँ, कॉल बैक का मतलब क्या होता है। कॉल बैक का मतलब ये होता है कि भाई हमने एक फंक्शन बना दिया और हमने उसको एज अ पैरामीटर, एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने किसी दूसरे फंक्शन में पास कर दिया। मैंने एक फंक्शन बनाया और उसको एज अ आर्ग्यूमेंट मैंने किसी दूसरे फंक्शन में पास कर दिया। तो उससे क्या होगा कि अब वो फंक्शन जिसमें मैंने उस कॉल बैक को या फिर उस फंक्शन को पास किया है, वो उस कॉल बैक को, उसको मैं कॉल बैक कह रहा हूँ जो फंक्शन मैंने पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट, उस कॉल बैक को वो कॉल कर पाएगा। ठीक है ना, उस कॉल बैक को यूज कर पाएगा। तो जब भी उसको यूज करना होगा उसको कॉल कर लेगा। तो कॉल बैक का रियल मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक फंक्शन F1 बनाया और क्या किया कि यहाँ पर उसने कुछ कोड लिखा और इसके अंदर आपने एक कॉल बैक पास कर दिया। क्या कर दिया? कॉल बैक पास कर दिया। तो देखिए, यहां पर जो फंक्शन F1 था उसको आपने यहां बनाया, ठीक। उसके अंदर आपने क्या पास किया था? कॉल बैक पास किया था, ठीक है। यहां पर आपने क्या लिखा था? कोड लिखा था जो कि फंक्शन में एग्जीक्यूट करना है, हमें एक्चुअल फंक्शन में करना है। और ये कॉल बैक हमें बाद में कॉल करना है, वापस से क्या करना है? कॉल करना है। तो इसे हम कहते हैं कॉल बैक। मतलब पूरा काम करने के बाद, एक रूटीन को, एक एक्टिविटी को करने के बाद आप इस फंक्शन को कॉल कर दो, इसे ही हम कहते हैं क्या? कॉल बैक्स। अच्छा, अब ये कॉल बैक्स यूज क्यों आते हैं? किस लिए भाई हमने पास किया है कॉल बैक? क्या जरूरत है कॉल बैक पास करने की? तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सिंक्रोनस पार्ट में ये यूज नहीं आता है, मोस्टली कम यूज आता है सिंक्रोनस पार्ट में, बट असिंक्रोनस पार्ट में इसका बहुत यूज है। कैसे? आपने पढ़ाई होगा, मैंने अपनी वीडियो में बताया है सेट टाइम आउट के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको चेक करिएगा, ठीक है। कि सेट टाइम आउट क्या कहता है कि भाई इतने मिली सेकेंड बाद ये काम कर दो, इतने मिली सेकेंड बाद ये काम कर दो, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या पास करते हैं? एक तो फंक्शन पास करते हैं, मैंने बताया था, एक फंक्शन पास करते हैं और एक टाइमर पास करते हैं, ठीक है। तो टाइमर क्या करवाता है? इतने टाइम तक वेट करो, इतने टाइम तक वेट करो, और इतने टाइम तक वेट करने के बाद ये फंक्शन एज अ कॉल बैक जो हमने पास किया है, ध्यान रखना, एज अ कॉल बैक जो हमने पास किया है उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो मतलब टाइमर टाइम के बाद आप इस कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया? कॉल बैक आ गया, ठीक है। तो मतलब कि जब भी मैंने किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन पास किया तो उसे मैं कहता हूं कॉल बैक, ठीक है। मतलब कुछ एग्जीक्यूट करने के बाद, कुछ कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद आप इस फंक्शन को कॉल कर देना, ठीक है। तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया F1, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ कॉल बैक पास किया और यहाँ पे कुछ भी एक आर्ग्यूमेंट पास किया, ABC, ए पास कर दो, चलो, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ ऑपरेशन मैंने पास करने की कोशिश करी मैंने, या फिर सोचो मैंने एडिशन के लिए पास किया। ये फंक्शन क्या है मेरा? सम फंक्शन है, सम फंक्शन मान लेता हूँ इसको, सम फंक्शन मान लेता हूँ, और बोला भी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बोला कि भाई कॉन्स्ट सी इज नथिंग बट ए प्लस बी, ये हो गया। और कॉल बैक को कॉल कर दो और सी उसमें पास कर देना, ऐसा मैंने यहाँ पर करवा दिया इसके अंदर। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मतलब सम फंक्शन को कॉल करूंगा, तो इसके अंदर मैं 3 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। कितने पास करूंगा? 3 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। पहला तो हो गया कोई 2 कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, कुछ भी पास कर सकते हैं, ए और बी पास कर दिया मैंने, ठीक है। और एक है कॉल बैक। क्या है? कॉल बैक।
अब कॉल बैक को मैं एज अ एरो फंक्शन भी पास कर सकता हूँ और एज अ डिक्लेयर्ड फंक्शन भी मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सीबी लिख देता हूँ इसको, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ले लिया। इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ इसके अंदर, तो मैंने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट ले लिया। हम चाहे तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, हम चाहे तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक, बिल्कुल सेम एज अ फंक्शन, बिल्कुल जस्ट सेम एज अ फंक्शन। और अगर आपने फंक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो उसको चेकआउट करिएगा, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में फंक्शन को एक्सप्लेन किया है। पर हाँ, इसके अंदर हम कोई कितने भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, और फिर उसको मैंने क्या कर दिया, कंसोल लॉक करा दिया, ठीक है, कंसोल लॉक करा दिया, या फिर हम जो भी करना चाहें वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो इधर मैं इस चीज़ को पास कर देता हूँ, मतलब सीबी कॉल बैक को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब जब भी मेरा ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, जब भी मेरी ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, तो सम फंक्शन कॉल होगा, और सम फंक्शन के अंदर ये 3 आर्ग्यूमेंट्स पास हुए, ये 3 आर्ग्यूमेंट्स पास होने वाले हैं। पहला तो है 1 जो कि ए देगा, 2 जो कि बी बनेगा, और सी जो कि मेरा कॉल बैक है। मैं कॉल बैक को कुछ और भी लिख सकता हूँ, मैं कॉल बैक को CV2 भी लिख सकता हूँ, ऐसे कर दिया मैंने, ये कर दिया, ठीक है ना, console.log दिस इज अ कॉल बैक, दिस इज अ कॉल बैक, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो मैं ये भी पास कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी पास करना चाहूँ तो, ठीक है। क्या मुझे डेटा के साथ करना है, क्या नहीं करना है, नहीं, यहाँ पर तो वो अपने हिसाब से डेटा भेज देगा, आपको अगर लेना है तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं लेना है तो मत करो, ठीक है, नहीं लेना है तो मत करो, ठीक। मैंने यहाँ पर CV2 पास कर दिया, CV1 पास कर दिया। तो देखो यहाँ एक बार तो मैं CV1 के साथ कॉल करता हूँ इसको, ठीक है, या फिर CV के साथ कॉल करता हूँ, और एक बार इसको CV2 के साथ कॉल करता हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसका क्या होगा, दिस इज अ कॉल बैक भी एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पर सम भी प्रिंट हो गया। सम कैसे प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस सीबी फंक्शन में सम को प्रिंट करवाया था, और सम कहाँ से आ रहा है मेरे पास, यहाँ से एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है इस कॉल बैक को, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्लियर हुई होगी। बहुत ही सिंपल है कॉल बैक, भाई इस फंक्शन के अंदर मेरे को फंक्शन कॉल करना, फंक्शन भेजना है, और वो फंक्शन जिसके अंदर मैं फंक्शन भेज रहा हूँ, दैट इज अ सम फंक्शन, ये क्या करेगा, अपना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये चाहे बड़ा ऑपरेशन हुए, टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन हुए, कुछ भी ऑपरेशन हुए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप उस ऑपरेशन को करने के बाद भाई इस कॉल बैक को कॉल कर देना, इस कॉल बैक को कॉल कर देना, और इसके अंदर हम कुछ भी करवा सकते हैं। हम चाहे तो डॉम मैनिपुलेशन करवा लें, हम चाहे तो डेटा फैच और करवा लें, कुछ भी करवा लें, ठीक। हम ये चीज़ करवा सकते हैं कॉल बैक पे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपने हिसाब से कॉल बैक को कस्टमाइज कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं भाई सम फंक्शन तू अपना काम कर दे, और करने के बाद इस फंक्शन को कॉल कर देना अपना जो भी आउटपुट है उसके साथ, ठीक। तो इस तरह से ये कॉल बैक फंक्शन काम करते हैं। हमने 2 फंक्शन बना लिए, एक तो सम फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम कॉल बैक दे रहे हैं, और 2 कॉल बैक्स बना के भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये सिंक्रोनस वे में हो गया, यहाँ पर तो कोई ब्लॉकिंग नहीं हुई भाई, यहाँ पर तो डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, कोई ब्लॉकिंग नहीं हो रही है। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ आई से कि भाई यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट हो रही है, व्हाट हैपन कि यहाँ पे टाइमर लग रखा है, व्हाट हैपन कि यहाँ पर बहुत सारा एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो रहा है, तो वो कैसे करें। उसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी पहले अपन बात कर चुके हैं सेट टाइमर के बारे में, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कोड को कमेंट कर देता हूँ। इसके बारे में, सेट टाइमर के बारे में बात कर चुका हूँ, सेट टाइम आउट के बारे में बात कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन जो है वो मैं यहाँ पास करता हूँ, फंक्शन यहाँ पे पास करता हूँ। तो यहाँ पर ये एज अ कॉल बैक वर्क कर रहा है, एज अ कॉल बैक वर्क कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, 2 सेकंड वेट करो, और ये फंक्शन को जो मैंने आपको कॉल बैक दिया है उसको कॉल कर दो, 2 सेकंड वेट करो, और जो मैंने आपको फंक्शन दिया है उसको कॉल कर दो। ऐसा ये काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो 2 सेकंड वेट करेगा, और फिर उसके बाद हेलो ऑन प्रिंट कर देगा। क्यों, क्योंकि 2 सेकंड एक टास्क है, 2 सेकंड वेट करना एक टास्क है, और फिर उसके बाद प्रिंट करना, कॉल बैक को कॉल करना, वो एक वर्क है, जो कि मतलब कॉल बैक को करना है उसको, है ना। तो ये हो गया कॉल बैक का क्या होता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि कॉल बैक असिंक्रोनस पार्ट तो ये हो गया, सेट टाइम आउट वाला पार्ट जो मेरा हो गया वो असिंक्रोनस पार्ट हो गया, और ये जो मेरा हो गया सिंक्रोनस पार्ट हो गया, ठीक है। सेट टाइम आउट वाला तो मेरा असिंक्रोनस पार्ट हो गया, और ये सम वाला मेरा सिंक्रोनस पार्ट हो गया, ठीक। अब ये तो था कि अपन ने किस तरह से कॉल बैक बनाया, क्या है, कैसे कॉल करते हैं, क्या चीज़ किस तरह से यूटिलाइज करते हैं उस चीज़ को, ये चीज़ सीखी थी। बट अब एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको बताता हूँ जिसके थ्रू हम 3-4 चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहला तो डेटा फैचिंग के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, कॉल बैक को रियल टाइम में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है एरर हैंडलिंग्स, कॉल बैक में एरर हैंडलिंग किस तरह से करते हैं वो सीखने वाले हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि एरर किस तरह से जनरेट हो रहा है, ठीक। तो देखो मैंने यहाँ पर अभी एक रिक्वेस्ट जनरेट रिक्वेस्ट फंक्शन बना रखा है पहले से, इसके अंदर मैंने XML HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ किया हुआ है,
और अगर मैं बताऊं तो ये एग्जाम एचटीटीपी रिक्वेस्ट को आपको अभी इन डेप्थ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए एचटीटीपी का और सर्वर और क्लाइंट के कम्युनिकेशन का। ठीक, तो अगर वो चीज़ नहीं है तो उसको सीखना पड़ेगा। आप इसकी टेंशन ना लें, क्योंकि ये चीज़ मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको समझाने वाला हूँ एचटीटीपी के बारे में और एफएच के बारे में, एक्सएचआर के बारे में। ये सब चीज़ें धीरे धीरे हम कवर भी करेंगे और काफ़ी अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखें, मैंने एक एचटीटीपी ऑब्जेक्ट बना दिया है जो कि क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा ऑन द सर्वर, ठीक है। मैंने सर्वर भी सेटअप करके खुद का ही सर्वर सेटअप कर रखा है वैसे मैंने, बट ये क्या करेगा, सर्वर को कॉल करेगा, ठीक है, यूआरएल पे कॉल करेगा। मैंने यहाँ से नीचे कॉल कर रखा है, और जो डेटा उसके पास आएगा ना, वो डेटा जो उसके पास आएगा ना, वो कॉल बैक को पास कर देगा, कॉल बैक को पास कर देगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस कॉल बैक के अंदर दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं, मैंने दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं। पहला तो है नल और दूसरा है रिस्पॉन्स, पहला तो है नल और दूसरा है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब हुआ कि जो ये नल है ना, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे एरर को। एरर को मतलब कि अगर मेरे पास कोई एरर अगर होता है तो उसको मैं किसके अंदर भेजूंगा, इस नल के अंदर भेजूंगा, और मतलब इस वाले आर्ग्यूमेंट के अंदर भेजूंगा। और जो डेटा मेरे पास आया है उसको मैं किस में भेजूंगा, यहाँ दिस रिस्पॉन्स पे भेजने वाला हूँ, ठीक है। ये मेरा एरर है और यहाँ मेरा दिस डॉट रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक। तो ये चीज है, अगर कोई एरर आता है तो मैं यहाँ पे भेज दूंगा एरर, और अगर कोई एरर नहीं आता तो नल भेजने वाला हूँ, ठीक। तो ये मेरा कॉल बैक मुझे इस तरह का डिजाइन करना पड़ेगा जो कि एरर को एक्सेप्ट करे, क्या करे, जो कि एरर को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन CB3 नाम से बना देता हूँ, और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स मेरे को मिलेंगे। सबसे पहला तो है एरर और एक है रेस्पॉन्स, ठीक है। ये दो आर्ग्यूमेंट्स मेरे को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक। अब अगर मैं इसको देखूँ तो कंसोल लॉग एरर, अगर मेरे पास, अब देखो मैं एरर हैंडलिंग कर रहा हूँ ना इसमें, तो ये एरर हैंडलिंग की भाई आपने कुछ नहीं करा। अगर एरर आया तो कॉल बैक के अंदर आपने क्या भर दिया, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज अ एरर। हम जनरली भेजते हैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को एज अ एरर भेजते हैं। अगर एरर आया तो वो नल नहीं होगा, और अगर वो नल है तो क्या होगा, वो मेरा सक्सेसफुल है। मतलब कि एरर अगर नल है तो मतलब कोई एरर नहीं अकर हुआ, तो मतलब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है। तो कंसोल डॉट लॉग व्हाट एरर, ठीक है। एल्स अगर मेरा नल नहीं है, अगर मेरा एरर नल हुआ तो भाई ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। एरर मेरा अगर नल है तो फॉल्स की तरह काम करेगा, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो कंसोल डॉट लॉग क्या कर दूंगा मैं, रेस्पॉन्स कंसोल लॉग कर दूंगा, ठीक। तो ये मेरा कॉल बैक हो गया एक, ठीक है। हम कॉल बैक में अपनी तरफ से कुछ भी करा सकते हैं, डॉम मैनिपुलेशन करा लें, ठीक है, डॉम के HTML एलिमेंट्स को चेंज कर दें, उसमें नोट्स को इंसर्ट कर दें, ठीक है, स्टाइल चेंज कर दे, कुछ भी अलर्ट मैसेज शो कर दे, कुछ भी करा सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अलर्ट मैसेज शो करा देता हूँ, ठीक है, कि अगर कोई एरर आता है तो मैं बोल देता हूँ एरर अकर्ड, एरर अकर्ड, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो मेरा कंसोल लॉग रिस्पॉन्स हो ही रहा है। तो ये कैसे, अगर मेरा नल हुआ मतलब एरर नल नहीं है, एरर नहीं है, एरर नल नहीं है तो मेरा इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर एरर नल है तो मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर मैं कॉल बैक को पास कर देता हूँ इसके अंदर CB3 नाम से, और जैसे ही अब मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा तो मेरा कॉल किसके पास जाएगा, जनरेट रिक्वेस्ट से इस URL के पास जाए, URL ये सेंड होगा और ये कॉल बैक सेंड होगा, जो कि यहाँ से कॉल किया जाएगा। और कॉल जैसे ही सक्सेसफुल हुआ तो मेरा ये कॉल होगा, कॉल बैक को नल के साथ कॉल करेंगे, वरना अगर अनसक्सेसफुल हुआ, कोई एरर अकर हुआ, तो यहाँ पर मैं एरर के साथ यहाँ पे चीज कॉल करने वाला। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास जो रिस्पॉन्स है वो आ गया है, जो कि प्रिंट हो गया है रिस्पॉन्स। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे इस URL को कॉल किया, ठीक है, इस URL में कोई एरर अकर नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा ये अलर्ट शो नहीं हुआ और रिस्पॉन्स प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कॉल बैक को हम काम करवा सकते हैं। अब कॉल बैक के अंदर जो भी हम एक्स्ट्रा वर्क करना चाहे वो कर दें। तो एक सिंपल सा टास्क क्या था, सबसे पहले नेटवर्क रिक्वेस्ट मारना था, जो कि इस फंक्शन ने अपने आप कर दिया, ये फंक्शन इसीलिए था। और दूसरा टास्क क्या था, इस कॉल बैक के अंदर जो लिखा हुआ था, और कॉल बैक के अंदर अपन ने लिखा था, है ना, और कॉल बैक के अंदर जो अपन ने लिखा था वो अपन को बाद में एग्जीक्यूट करना था जब मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने रिस्पॉन्स लेके आया और फिर हमारे कॉल बैक को इसने कॉल कर दिया। तो ये था कि किस तरह से जो हमारा फैचिंग रिक्वेस्ट है, फैचिंग जो है वो कॉल होती है, ठीक। तो देखो यहाँ पे साफ सी बात है, एक ये आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात मैं क्या चाहता हूँ, मैंने एक और एंड पॉइंट बना रखा है, मेरे पास एक और एंड पॉइंट है। मैंने बोला कि रिस्पॉन्स तो मेरे पास आ गया, ठीक है, कंसोल लॉग मैंने रिस्पॉन्स भी कर दिया, अब मुझे यूजर की एक करके डेटा चाहिए। तो अगर मैं कॉल बैक के अंदर ही उस चीज को कॉल करवा दूं तो कैसा रहेगा, तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ,
कि मेरे पास कॉन्स्ट लिस्ट इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट यूजर आईडीज, यूजर अंडरस्कोर आईडीज। ठीक है, तो ये मेरे को पास करना पड़ेगा जेसन के अंदर। सबसे पहले तो ये एक जब आप उसके बारे में पढ़ोगे HTTP XML HTTP रिक्वेस्ट के बारे में, XHR ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे, तो आपको ये चीज़ क्लियर होंगी। ऐसे क्लियर इसको थोड़ा सा समझने में मैं इस वीडियो में अगर मैं समझाऊंगा तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अब देखो कंसोल लॉग कराएंगे धीरे धीरे, तो लिस्ट के सारे एलिमेंट्स कंसोल लॉग हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको कंसोल लॉग कराता हूँ, लिस्ट को कंसोल लॉग करा देता हूँ लिस्ट को। तो यहाँ देखो लिस्ट मेरे पास यहाँ पे एरे की फॉर्मेट में कंसोल लॉग हो गई है। ठीक, अब मैं यहाँ पे लिस्ट को क्या करता हूँ, मैप कर देता हूँ, लिस्ट को मैप कर देता हूँ, मतलब कि एक एक आईडी को उठाता हूँ लिस्ट की। ठीक है, और उसका डेटा, उस यूजर का डेटा निकाल के लेके आता हूँ। तो वो मैंने उसके लिए भी एक API बना रखी थी पहले से, मतलब एक रिक्वेस्ट एंड पॉइंट URL बना रखा था। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि हम किस तरह से रियल वर्ल्ड में कॉल बैक्स का इस्तेमाल करके हमारा पूरा एग्जीक्यूशन, एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करते हैं। तो पहले सबसे पहले मैंने यूजर आईडी लेके आया, अब मैं यूजर आईडी से एक एक करके उनका डेटा निकाल रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखो मैंने जनरेट रिक्वेस्ट किया। जनरेट रिक्वेस्ट में मैंने सेम, मेरे को यहाँ से कॉपी कर लेना है, इस चीज़ को कॉपी कर लिया मैंने, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर यूजर स्लैश मैंने जो बनाया था वो था कुछ इस तरह का एलिमेंट, कॉमा कॉल बैक। अब मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन की फॉर्मेट में पास करने वाला हूँ, जो कि मुझे एक तो एरर देने वाला है और एक रेस्पॉन्स देने वाला है। ठीक है ना, तो कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ क्या, रेस्पॉन्स। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो हैंडल करा सकता हूँ, वरना नहीं कराना चाहूँ तो नहीं करा लो। ठीक है, एरर अगर है तो कुछ मत करना, वरना एल्स आप क्या कर देना, कंसोल लॉग करा देना। ठीक है, यहाँ मैं चाहूँ तो अलर्ट करा सकता हूँ एरर होने पर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक एक करके इसने क्या किया, सबसे पहले तो क्या लेके आया, ये रिस्पॉन्सेज लेके आया। सबसे पहले तो ये रिस्पॉन्सेज लेके आया, फिर उस कॉल बैक ने क्या किया, उस रिस्पॉन्सेज के अंदर मैंने इस जनरेट के अंदर ये कॉल बैक भेजा था, कॉल बैक को कॉल किया इसने। ठीक है, रिस्पॉन्स के साथ। अब जैसे ही मैंने कॉल बैक को कॉल किया, उसने क्या किया, लिस्ट से जो भी डेटा था, जो भी यूजर की आईडीज मेरे पास आई थी, उनको फैच करने लग गया। तो ये प्री प्रोसेसिंग से मेरे पास पोस्ट प्रोसेसिंग होने लगी कि भाई पहले मैंने डेटा निकाल के लाया, फिर बाद में डेटा से और डेटा निकाल के लेके आया। ठीक, ये चीज़ एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और मैंने एक और एंड पॉइंट मैंने बनाया था यहाँ पर, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ठीक, इसमें मैंने यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं इसको कमेंट करता हूँ। एरर वाला एंड पॉइंट बनाया था मैंने, इस बार मैंने एरर वाला एंड पॉइंट बनाया था। सपोज दैट मैं इसको ही सेम टू सेम यहाँ पे करता हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे एरर, ये हो गया। अब देखना यहाँ पे एरर अकर्ड आ गया। देखो यहाँ पे एरर अकर्ड आ गया। देखा, मैंने कहा था जैसे ही मेरा एरर हुआ अकर, मैंने एक एरर वाला एंड पॉइंट बनाया था, जैसे ही मेरा एरर अकर हुआ, मैंने एरर ऑब्जेक्ट नल नहीं आया, एरर ऑब्जेक्ट नल नहीं आया, जिस वजह से ये वाला कोड इफ ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हो गया और नीचे वाला पार्ट रह गया। ऐसा वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरे को अलर्ट शो हो गया। यहाँ पर तो रिफ्रेश करता हूँ, अलर्ट शो हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये था कि किस तरह से कॉल बैक काम करते हैं, कॉल बैक काम कर रहे हैं, क्योंकि वही मैंने यहाँ पे एक तो एरर के साथ आपको शो कर दिया, आपको यूजर डेटा के साथ शो कर दिया, रियल वर्ल्ड में क्या यूज होता है, डेटा से फिर डेटा फैच करना है तो कैसे कम करते हैं, डॉम मैनिपुलेशन भी यहाँ पे हम करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मेरा कोड जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। कैसे भाई, पहले मैंने एक कॉल बैक पास किया यहाँ पर। ठीक है, उस कॉल बैक को ऊपर वाले कॉल बैक ने कॉल किया। ठीक है, अब दूसरा कॉल बैक मैंने यहाँ पर कॉल बैक में मैंने एरर हैंडल कराया, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और कॉल बैक पास किया। अब सपोज दैट मैं एक तीसरे लेवल का डेटा और निकलवाना चाहता हूँ, तीसरे लेवल का डेटा मैं यहाँ पे और निकलवाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर यूज़र आईडीज़ वापस से बना देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये आ गया। तो अब सपोज दैट कि मैं कोई भी एक सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ, तो एक तीसरा लेवल और बढ़ गया मेरी फैचिंग का। तो तीसरा लेवल जैसे ही मेरा फैचिंग का बढ़ा, वैसे ही मेरे पास एक और कॉल बैक इंट्रोड्यूस हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, जैसे ही मेरा एक लेवल और बढ़ा, एक और कॉल बैक इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, ऐसे करते 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 हमारा जो कोड है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा दिखने में, समझने में, कि उसको हैंडल करना बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं कॉल बैक हेल। ठीक है, जिस वजह से जैसे कि आप देखो ये यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे बिल्कुल अंदर की तरफ आता जाएगा ना वो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ कि मेरा कोड जो है, यहाँ पे कुछ लाइनें चल रही होंगी, फिर यहाँ पे लाइनें चलेंगी, फिर ऐसे ऐसे
फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स खत्म होते जाएंगे और खत्म होते जाएंगे। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स सा आपको दिख रहेगा स्ट्रक्चर, तो इसे ही हम कहते हैं कॉल बैक हेल्प। ठीक है, कॉल बैक हेल्प, क्योंकि बहुत कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, जिनको हैंडल करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। और इसी जो ये पिरामिड सा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे कहते हैं पिरामिड ऑफ डूम, जो भी स्पेलिंग है, पिरामिड ऑफ डूम। ठीक, ये बेसिक टर्म्स थी, कुछ इसका यूज नहीं है। पर हाँ, एक डिसएडवांटेज है कॉल बैक का कि कॉल बैक हेल क्रिएट हो जाता है और कोड जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसी के लिए इंट्रोड्यूस हुए थे प्रोमिसेस, जो कि हम अगली आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आई होप हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी मैंने इस चीज़ को डिटेल में समझाने के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है। हाँ, एक ये है कि भाई आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहें तो थोड़ा-सा एक ट्रिकी काम है, क्योंकि उसके लिए आपको एक सर्वर सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे लोकल होस्ट पे कर रखा है। मैंने तो यहाँ पे लोकल होस्ट पे कर रखा है, तो आपको खुद को एक सर्वर सेटअप करना पड़ेगा। नहीं तो आप, मैंने जो ये अभी स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, एक एपीआई प्रोवाइड कर रखी है, उसको यूआरएल की जगह पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसको यूआरएल की जगह पे डाल सकते हैं, तो उससे भी आपका डेटा फैच हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सा काम था कि कॉल बैक क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, फंक्शन के अंदर मैं फंक्शन पास करूँ जो कि कुछ सर्टेन टास्क होने के बाद रन करे ऑटोमेटिकली, उसे कॉल बैक कहते हैं। ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में कैसे यूज आते हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि जब सेट टाइमर लगाते हैं तो 200 सेकंड बाद, 200 मिली सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद आपको वेट करके कुछ काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक वेटिंग टाइम जो होता है वो एक काम है। 2 सेकंड वेट करना है, तो वो एक टास्क है। उस टास्क के खत्म होने के बाद आपको कुछ रन करना है, तो वो एज अ कॉल बैक आप पास कर देते हो। ठीक है, ये था कि रियल वर्ल्ड में किस तरह से हम डेटा फैचिंग में उसका इस्तेमाल करते हैं, कि पहले एक हमने आईडीज मंगवाई, फिर आईडी से एसोसिएटेड यूजर्स को मंगवाया। ठीक है, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक लिखा, और मैंने बताया था कि कॉल बैक हेल्प भी क्या है, कि भाई कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक चलते जा रहे हैं। ठीक है, 3 लेवल जो डेटा फैचिंग हो गई है, तो फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोड बन जाएगा। ये था कि किस तरह से जो कोड है हमारा कॉल बैक का, वो लिखा जाता है, और कॉल बैक हेल क्या होता है, पिरामिड ऑफ डूम क्या होता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इन टर्म्स से भी आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो इस वीडियो में आई होप आपको क्लियर हुए होंगे कॉल बैक के बारे में काफ़ी कुछ। ठीक है, आगे जो आने वाली वीडियोस है उनमें हम प्रोमिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने मेरी असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, काफ़ी एक अच्छे से आपको चीज़ें और क्लियर समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कोड करते रहिए, और बाय बाय।